ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन नाउ. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है. Now, I will teach you NCERT line by line. Okay. So we have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. It leads to a nasal chamber through the nasal passage. So first they talk about a nose which is above the upper lips. ठीक है. Okay. This is a terrible diagram. I'll draw it once again because nose मैंने बहुत ज़्यादा शार्प बना दी, rhinoplasty वाली nose बना दी. Okay, this was good actually, but थोड़ी गड़बड़ हो गई. Anyways, again. ठीक है. This is still okay. So there's a nose. Okay, so we have a pair of external nostrils. Nostrils जो है, जो छेद होते हैं हमारी नोज में, सबकी नोज में छेद होते हैं, इधर नहीं, सॉरी वो छेद इधर होता है, हम सबकी नाक में छेद होते हैं. ठीक है. उन छेदों से क्या होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स. ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, इट लीड्स टू अ नेजल चेम्बर थ्रू द नेजल पैसेज. एक नेजल पैसेज होता है और यहाँ एक नेजल चेम्बर होता है. ठीक है. इट लीड्स टू द नेजल चेम्बर थ्रू द नेजल पैसेज. द नेजल चेम्बर ओपन्स इनटू द फैरिंग्स. फिर ये फैरिंग्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपका, यहाँ पे बकल कैविटी है ना, बकल कैविटी से आप खाना खाते हो, तो ये भी इधर ही आती है. माँ, मम्मा, हम किधर जाएंगे? ठीक है, नहीं करनी. मुझे मजा आया. माँ, हाँ माँ. So this is your, through your buccal cavity. Left other now. No. This is your nasal cavity. Through your nasal, what is this thing called? इसे हम nasal chamber बोलते हैं. ठीक है. इस जगह को हम nasal chamber बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हवा रहती है. ठीक है. और इस जगह को हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रल्स. एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स दे रखा है एनसीईआरटी में, तो याद रखना कि ये एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स हैं. ठीक है. और इसे हम बोलते हैं नेज़ल पैसेज, बिकॉज इसी पैसेज के थ्रू जो है हवा जा पाती है. इसे हम बोलते हैं नेज़ल पैसेज. अब ये हमने अपनी बकल कैविटी बनाई जिसके थ्रू खाना जाता है. तो खाना और हवा एक कॉमन जगह पे रहती है जिसे हम बोलते हैं फैरिंग्स. ठीक है. फैरिंग्स में अगला स्टेप होता है फैरिंग्स, अ पोर्शन ऑफ विच इज़ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. यहाँ से तुमने जो भी खाना खाया वो भी इधर रहता है, और जो तुमने सांस ली वो भी इधर रहता है. तो तुमने कुछ खाया तो वो भी इधर रहेगा, और जो तुमने सांस ली वो भी एक तरीके से इधर ही रहेगी. ठीक है. तो खाना और हवा दोनों इधर रहता है फैरिंग्स में. इट्स अ कॉमन पैसेज. ठीक है. नाउ द फैरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया. इसके बाद क्या होता है, एक लैरिंग्स आ जाता है तुम्हारा, जिसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, और ये ईसोफेगस अलग हो जाता है. ईसोफेगस छोड़ो, इसके बाद जो है लैरिंग्स आ जाता है. इसके बाद हमारे पास एक लैरिंग्स आ जाता है. ठीक है. लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स. ठीक है. द फैरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया. एक सेकंड रुक जाओ. फिर ये सेपरेट हो जाता है, यहाँ पे लैरिंग्स आ जाता है, और लैरिंग्स जो है वो ट्रेकिया में ओपन हो जाता है. लैरिंग्स, एक सेकंड रुक जाओ. जो ये है फैरिंग्स, इसे लैरिंग्स में खोल देता है. ये लैरिंग्स है. कुछ जो मेल्स होते हैं मेन, उनमें यूजुअली क्या होता है, एडम्स एप्पल होता है, बिकॉज देयर लैरिंग्स इज मोर प्रोमिनेंट. ठीक है. एंड देन द लैरिंग्स इट ओपन्स इनटू द ट्रेकिया. ठीक है. ट्रेकिया, ये आपका ट्रेकिया जो है विंड पाइप. ठीक है. लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनियस बॉक्स. इट्स मोर लाइक अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर. ये हमारा लैरिंग्स है जो कि सिर्फ कार्टिलेज का बना है, इसलिए जब गला दबाते तो गला दब भी जाता है, बिकॉज ये कार्टिलेज का बना होता है हमारा लैरिंग्स, विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस इज कॉल्ड द साउंड बॉक्स. साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब इनहेल करते तो ठीक रहता है, जब हम एक्सहेल करते तो लैरिंग्स के थ्रू जब हवा बाहर जाती है तो वो उसके अंदर थोड़ी स्ट्रिंग्स होती हैं जो कि वाइब्रेट करती है. तो गिटार की तरह वो वाइब्रेट करती हैं स्ट्रिंग्स, और हवा प्रोड्यूस होती है.
ठीक है, larynx. Now this is our trachea. It's also called the sound box. During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis. जब हम swallow कर रहे हैं, जब हम खाते हैं कुछ, है ना, तो वो इधर विंड पाइप में नहीं चला जाए, इसलिए यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ग्लॉटिस. इस ग्लॉटिस को हम एपिग्लॉटिस से कवर कर सकते हैं, बिकॉज अगर हमने खाना खाया तो खाना भी इधर जा सकता है ना. अब 2 पाइप्स होते हैं, ये तो तुम्हारा फूड पाइप है जहाँ पे खाने को जाना चाहिए, बट कभी कभी क्या हो जाता है कि खाना एक्सीडेंटली जब हम है ना, खाना इसमें ना चला जाए, खाना तो खाना है तो वो इसमें ना चला जाए, इसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस. ठीक है, तो ये जो येलो कलर का पार्ट है ये है एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस मतलब कवरिंग ऑफ ग्लॉटिस. ये जब हम खाना खाते हैं, इसको मैं जूम करके तुमको इधर बताती हूँ, ऐसे होता है ग्लॉटिस. ये ट्रेकिया का माउथ, ग्लॉटिस. ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं तो ये इस तरीके से इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस. ठीक है, ये तुम्हारा ग्लॉटिस, ये तुम्हारा एपिग्लॉटिस, ये कवर कर देता है. यहाँ पे फूड पाइप में तुम्हारा खाना यहाँ जाने की जगह यहाँ ही जाए, इसलिए जो है ग्लॉटिस बंद हो जाता है. जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो ग्लॉटिस है वो बंद हो जाता है. ठीक है, समझ गए तुम लोग, ये होता है हमारा ग्लॉटिस. ठीक है, अब ग्लॉटिस भी बता दिया, एपिग्लॉटिस भी बता दिया. ठीक है, अ फ्लैप, कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स. ओके ओके, सॉरी, इट्स नॉट लाइक दिस, मैंने गलत जगह पे बनाया है एपिग्लॉटिस. इट्स नॉट ओवर हियर. ओके, लेट मी ड्रॉ दिस होल पार्ट अगेन. लैरिंग्स से जो पार्ट है, बट तुम्हें एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस का फंक्शन समझ आ जाना चाहिए, यही फंक्शन है. ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये तो तुम्हारा नेक है. ठीक है, यहाँ पे अब तुम्हारा फूड बिल्कुल सेपरेट हो जाता है. ये नेक इस तरीके से होता है नेक. ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा फैरिंग्स तो एक कॉमन जगह है ना, यहाँ पे तुम्हारा साउंड बॉक्स होता है और उसके नीचे ट्रेकिया होता है. ठीक है, और फूड को क्या होता है, फूड का एकदम सेपरेट पैसेज होता है. ये तुम्हारा लैरिंग्स है, वन सेकेंड, ये तुम्हारा लैरिंग्स है ना, और यहाँ पे तुम्हारा ग्लॉटिस है. ग्लॉटिस के ऊपर जो कवरिंग है, जो फ्लैप है, फ्लैप ऐसे नहीं रहता, फ्लैप यूजुअली खुला रहता है, बट जब खाना आता है तो ये फ्लैप ऐसे बंद हो जाता है, तो इस फ्लैप को क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस. जब तुमने खाना खाया तो ये फैरिंग्स तो एक कॉमन प्लेस है जहाँ पे खाना रहता है, फिर खाने को चुपचाप अपने फूड पाइप में जाना होता है. खाना गलती से यहाँ लैरिंग्स में ना चला जाए, इसके लिए एक एपिग्लॉटिस जो कि कवरिंग ऑफ ग्लॉटिस रहती है. ठीक है, इसलिए क्यों बोलती है मम्मी कि खाना खाते वक्त बात मत करो, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं ना तो हवा अंदर जाती है, और जब वो हवा बाहर आती है, जब हम बात करते हैं तो हवा बाहर आती है, तो यहाँ पे जो है स्ट्रिंग्स होती हैं, वो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है. तो जब तुम बोल रहे हो तो तुम्हारी हवा जो है अंदर बाहर कर रही है, और तुम्हारी हवा जब बाहर आ रही है तो तुम्हारा जो ये है, इसे क्या बोलते हैं हम, एपिग्लॉटिस, ये खुला रहेगा, है ना. अब तुम्हारा एपिग्लॉटिस अगर खुला हुआ है और अगर खाना भी तुम खा रहे हो तो गलती से खाना इधर भी जा सकता है. ठीक है, और अगर खाना तुम्हारा गलती से एक्सीडेंटली जो है ग्लॉटिस में चला जाए, लैरिंग्स में चला जाए, वॉइस बॉक्स में चला जाए, और फिर वहाँ से होके तुम्हें बहुत तेज़ खांसी आने लग जाती है, ठसका लग जाता है और हम उसे कफ आउट कर देते हैं. कभी कभी जो है वो विंड पाइप में इधर तक फंस जाता है, और फूड पार्टिकल्स तो बड़े होते हैं, तो अब अगर लंग्स में चला जाए प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना. तो खाना तुम्हारा विंड पाइप में ही फंस के रह जाता है. तो अब अगर इस खाने को हमें निकालना है, इस अटके हुए खाने को निकालना है, तो एक प्रोसीजर होता है. ठीक है, वो प्रोसीजर किसी को ना करवाना पड़े तो ही सही है. तुम्हारे गले में से छेद करके इस खाने को इस तरीके से निकालते हैं,
और वो जो छेद है वो हमेशा के लिए रह जाता है, फिर तुम कभी बोल नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे वॉइस बॉक्स में से अब जो पहले क्या था, नेज़ल पैसेज से हवा ऐसे जाती और ऐसे आती, अब जो हवा है वो डायरेक्टली ऐसे ऐसे कर सकती है, उस छेद से ही आ जा सकती है, तो लैरिंग्स का तो काम ही हट गया। अब अगर लैरिंग्स का काम हट गया तो इसका मतलब है कि लैरिंग्स का कोई अब यूज़ नहीं रहा। लैरिंग्स का अगर काम हट गया तो अब तुम बोल नहीं सकते हो। तो इसलिए जो है ट्रेकियोस्टोमी तो बिल्कुल ऐसा प्रोसीजर है, लास्ट स्टेज, अगर तुम्हारा खाना फंस गया, निकल ही नहीं रहा, खांस पी लिया, पानी पी लिया, कुछ नहीं हुआ, तो अब तुम्हें ट्रेकियोस्टोमी करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बुरा है एक चीज़, इसलिए खाना खाते वक्त नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद ट्रेकिया इज़ अ स्ट्रेट, ठीक है, ट्रेकिया इज़ अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। अब मिड थोरैसिक कैविटी क्या होती है, देखो, ये अगर एक आदमी है, ठीक है, तो ये जो रीजन है इसे हम थोरैक्स बोलते हैं, और ये जो रीजन है इसे हम एब्डोमेन बोलते हैं। तो जो ट्रेकिया है वो कहाँ तक एक्सटेंड होता है, वो यहाँ से आता है और मिड थोरैसिक कैविटी के आधे तक वो रहता है। मिड थोरैसिक कैविटी तक जो ट्रेकिया है वो एक्सटेंड होता है। मिड थोरैसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ वर्टिब्रा। ओके, फिफ्थ वर्टिब्रा के बाद क्या होता है, वो राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। मिड थोरैसिक कैविटी के बाद क्या होता है, वो ऐसे राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाती है आफ्टर द फिफ्थ थोरैसिक कॉलम, ठीक है। फिफ्थ वर्टिब्रा के बाद वो डिवाइड हो जाती है, किसके बाद, डिवाइड्स एट द लेवल आफ्टर द divides at the level of fifth thoracic vertebra into right and left primary bronchi. वर्टिब्रा तुम्हें पता है ना, वर्टिब्रा क्या है, हमारी बैकबोन जो है वो स्ट्रेट कंटिन्यूस नहीं है, वो ना ऐसे बनी है, पीसेस से बनी है, इस तरीके से बनी है हमारी बैकबोन। तो 1 2 3 4 5, ये जो फिफ्थ लेवल है, जो फिफ्थ बैकबोन है, जो फिफ्थ वर्टिब्रा है, फिफ्थ थोरैसिक, क्या बोल रहे हैं, फिफ्थ जो वर्टिब्रा है ना, लेफ्ट एंड, ठीक है, जो फिफ्थ ट्रेकिया इज स्ट्रेट ट्यूब, द मिड थोरैसिक कैविटी व्हिच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, इस लेवल पे ये जो है यहाँ पे, यहाँ तक चलता है ट्रेकिया, फिर ये डिवाइड हो जाता है। समझ गए तुम लोग? ठीक है, समझ गए? ये तुम्हारी ट्रेकिया की मैंने बात कर दी, ठीक है। अब ट्रेकिया का एक स्पेशल बात होती है कि ये सी शेप्ड से रिंग्स होती हैं यहाँ पे ना, सी शेप्ड इस तरीके से रिंग्स होती हैं ट्रेकिया के अराउंड, जिससे ट्रेकिया कोलैप्स ना हो जाए। ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया एक क्या है, ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब, है ना, एक ट्यूब है ये कोलैप्स भी हो सकती है। तो ये जो कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं, सी शेप्ड रिंग्स, ये प्रिवेंट करती है ट्रेकिया को कोलैप्सिंग से। अब इन्हें सी शेप्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सी शेप्ड ही होती है, क्योंकि ये फूड पाइप में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं डालना चाहती। यहाँ पे कोई रिंग नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पे रिंग्स होती हैं, है ना, जिससे जो फूड पाइप है वो पेरिस्टालसिस, जब ईसोफेगस से हम खाना खाते, कभी हमने बड़ा पीस खा लिया तो भी किसी न किसी तरीके से हम उसे गल्प कर लेते हैं, क्योंकि ये सी शेप्ड होती है। यहाँ पे अगर पूरा ट्रेकिया की पूरी सर्कल रिंग होती तो ईसोफेगस एक्सपैंड नहीं कर पाता, इसलिए जो है सिर्फ सी शेप्ड रिंग ही भगवान ने बनाई, भगवान ने या जिन ने भी, जिन में भी आपका बिलीफ है, उन्होंने सी शेप्ड रिंग्स ही बनाई, जिससे जो है पेरिस्टालसिस, जो कि ईसोफेगस का भी ध्यान रखा कि खाना खा रहे हो तो कभी बड़े पार्टिकल्स खा लिए फूड के तो वो भी तुम स्वॉलो कर लो। ये क्या है, हमारा ट्रेकिया, और ये है हमारी सी शेप रिंग्स, ठीक है। अब ये जो है फिफ्थ वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरैसिक, क्या बोल रहे हैं, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। अब क्या होता है, फिफ्थ थोरैसिक लेवल से, फिफ्थ क्या बोल रखा है,
Fifth thoracic vertebra into right and left primary bronchi. Into right and left primary bronchi. Fifth thoracic level से जो है कि right और left primary bronchi में divide हो जाते हैं. ठीक है, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. अब क्या होता है इसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गए. ठीक है, ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई. फिर ये क्या होता है, ये फर्दर डिवाइड होते हैं. फिर ये सेकेंडरी से टर्शरी ब्रोंकाई फॉर्म करते हैं, है ना. सेकेंडरी ब्रोंकाई फॉर्म करते हैं, फिर ये टर्शरी ब्रोंकाई फॉर्म करते हैं. ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ऐसे ये फॉर्म करते हैं. ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई फर्स्ट, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये टर्शरी ब्रोंकाई. ठीक है, टर्शरी ब्रोंकाई के बाद क्या फॉर्म करते हैं, एंडिंग अप इनटू वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. इन्हें हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स. ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स. फिर इनके बाद जो है बहुत पतले से ना टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं. एंड द ट्रेके प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय ठीक है, इनकम्प्लीट. और इन सब के आसपास भी कार्टिलेजेनियस रिंग्स होती हैं. इफ़ यू आर वंडरिंग, यहाँ पे भी होती हैं क्योंकि ये भी तो ट्यूब्स ही हैं. तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजेनियस रिंग्स इनके आसपास भी सपोर्ट के लिए होती है. ठीक है, ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पे ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, अब ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव्स राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड alveoli. बहुत थिन वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड alveoli. ये बहुत पतले होते हैं, बहुत थिन होते हैं, बहुत बैग लाइक होते हैं, जैसे बैग होता है ना, और इरेगुलर होते हैं. इनको alveoli बोलते हैं. द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड alveoli comprise the lungs. They comprise the lungs. lungs, ये भी लंग है, बट जो है ये मैंने कवर नहीं किया, ये मैंने आपको खोल के दिखा दिया. ठीक है, इस लंग में भी आपका यही है. And they end with alveoli, which are bag-like structures. ठीक है, we have two lungs which are covered by a double layered pleura. हमारे दो lungs होते हैं and lungs are covered by a thick cavity. Okay, if you're wondering, lungs are covered by a double layered pleura. ये एक pleura, ये एक कवरिंग, ये दूसरी कवरिंग. लंग्स बहुत प्रोटेक्टेड ऑर्गन है, डबल लेयर्ड फ्लोरा से कवर्ड होते हैं लंग्स. डबल लेयर्ड फ्लोरा, प्लॉरल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं ना. ठीक है, नाउ डबल लेयर्ड प्लॉरा विथ प्लॉरल फ्लूइड बिटवीन देम. इनके बीच में क्या होता है, प्लॉरल फ्लूइड भी होता है इन प्लॉरा के बीच में. सॉरी, ये इनके बीच में, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो है प्लॉरल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस. जो लंग सरफेस है उसमें फ्रिक्शन ना हो ऐसा, क्योंकि लंग के सरफेस पे किसी भी तरीके की फ्रिक्शन नहीं हो, इसीलिए जो है प्लॉरल फ्लूइड भी होता है. इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस. द प्लॉरल फ्लूइड
रिड्यूसेस फ्रिक्शन. ओके, इसके बाद क्या बोल रहे हैं? इट देन द आउटर प्लॉरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द thoracic. The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. जो thoracic lining है उसके contact में तो outer pleural membrane होती है, thoracic lining के contact में. Alright, outer pleural membrane is in contact with the thoracic lining and inner pleural membrane is in contact with what? With the lung surface. ठीक है, lung surface के contact में, ये thoracic lining के contact में. outer और inner pleural membrane अलग अलग चीज़ों के contact में रहती हैं. ठीक है. The path starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part. ठीक है, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system. अब मैं बताती हूँ तुम्हें क्या होता है conducting part, exchange part. Okay, I will tell you what this is. समझ तो आ रहा है ना? कंडक्टिंग पार्ट, ये जो तुम्हारी हमने नॉस्ट्रल्स बताई, हवा को मैं ब्लू से बनाती हूँ, ये हमने तुम्हारी नॉस्ट्रल्स बताई, नेजल पैसेज बताया, लैरिंग्स बताया, ट्रेकिया बताया, यहाँ से हवा घुसी. ठीक है, यहाँ पे गई, पहले प्राइमरी ब्रोंकाई में गई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में गई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई में गई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में. तो यहाँ तक तो हवा पहुँच रही है. ये ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? देखो, ये क्या कर सकते थे कि ये ऐसे भी बना सकते थे, मतलब ना इनका मन करता तो ये भगवान ऐसे भी बना देते, मतलब ऐसे सीधा सीधा इस तरीके का पैसेज एक बना देते. पर इससे क्या होता अगर ये बनाया और ये बनाया, ये बनाया, इससे डिफरेंस क्या हुआ कि उतनी ही जगह में सरफेस एरिया बढ़ गया. तो सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब कि ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा जो हवा है पास कर सकती है. तो ये सरफेस एरिया बढ़ा दिया इस तरीके के कंडक्शन ने. तो ये सारा सिर्फ कंडक्टिंग पैसेज है, ये जो सारी जगह है ये सिर्फ कंडक्ट कर रहा है. ये एक्चुअल रेस्पिरेशन में कोई इसकी हेल्प नहीं है, बस ये कंडक्टिंग में हेल्प कर रहा है. ये जो बनाया हमने, इट इज़ ओनली हेल्पिंग इन कंडक्शन. एक्चुअल रेस्पिरेशन में इसने कोई काम नहीं किया है. ठीक है, अब असली रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? तो असली एक्सचेंज रेस्पिरेशन जो है, एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ व्हाट इज़ एल्वियोलाई. एल्वियोलाई का एक बहुत एक तुम लोगों ने शायद नहीं पढ़ा है. एल्वियोलाई में क्या होता है कि एल्वियोलाई जो है ये तुम्हारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यहाँ से हमारा एल्वियोलाई आया. अब एल्वियोलाई के क्लोज कांटेक्ट में जो है ब्लड स्ट्रीम रहती है, कैपिलरीज. ठीक है, तो क्या होता है कि कैपिलरीज में तो जो तुम्हारी गंदी सी CO2 है, CO2 है भरी पड़ी इधर कैपिलरीज में. ठीक है, और यहाँ पे हमारी फ्रेश ऑक्सीजन है एल्वियोलाई में. एल्वियोलार, रुको, ये एल्वियोलाई है, इसमें फ्रेश ऑक्सीजन है. ठीक है, ये जो है ये CO2 से भरा हुआ है. ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये धीरे धीरे कम्युनिकेट करती हैं. ये जो यहाँ पे जो O2 है, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन है और यहाँ पे CO2 है. तो ये जो है ब्लड स्ट्रीम से बाहर इस तरीके से आने की कोशिश करते हैं एल्वियोलाई में, और ये ऑक्सीजन जो है
इसमें ब्लड स्ट्रीम भर जाती है, क्योंकि ये जो है फिर सर्कुलेट होगा। तो जो है एल्वियोलाई से जो है फ्रेश ऑक्सीजन इसमें भर जाती है, और जो है यहाँ से जो गंदी सी CO2 है, जो कि तुम्हारी ब्लड वेसल्स हैं, उनमें से जो गंदी सी CO2 है वो एल्वियोलाई में आ जाती है। तो यहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज जो हो रहा है वो सिर्फ एल्वियोलाई में ही होता है। इट इज़ द एक्चुअल एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी system. The conducting part transports the atmospheric air to the alveoli, clears it from foreign particles. तो जो ट्रांसपोर्टिंग पार्ट होता है, कंडक्टिंग पार्ट होता है, उसका मेन फंक्शन तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही होता है ना। जो कंडक्टिंग पार्ट है उसका मेन फंक्शन तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही है। जो एल्वियोलाई है वो तो बस मतलब फिल्ड है हवा से फिल्ड एरिया है ये, है ना। जो एल्वियोलाई है तो हवा से फिल्ड एरिया है। जो एक्चुअल कंडक्शन होता है ये तो इधर से ही होता है। तो कंडक्टिंग पार्ट का क्या पर्पस होता है? पहला पर्पस होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है हवा को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट्स एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, ये पहला फंक्शन है। क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। अब जो तुम्हारी नाक होती है ना, इसमें हम क्यों बोलते हैं कि नाक से सांस लो? क्योंकि नाक में बहुत छोटी नाक में जो है बहुत छोटे छोटे ऐसे बाल होते हैं, और म्यूकस से लाइंड होती है अच्छे से, मतलब नाक नोजी जो होती है ना, म्यूकस उससे लाइंड होती है और अच्छे खासे बाल होते हैं। तो कुछ भी गंदा पार्टिकल जो कि तुम्हारे लंग्स में डैमेज कॉज कर सकता है वो तुम्हारी नाक में ट्रैप हो जाता है। बल्कि मुंह तो खाने के लिए है ना, माउथ इज़ टू ईट, है ना, माउथ इज़ फॉर ईटिंग नॉट फॉर ब्रीदिंग। भले ही हम लोग बहुत बार मुंह से सांस लेते हैं, बट मुंह के अंदर कोई बाल नहीं होते, कोई म्यूकस नहीं होता, बिकॉज मुंह जो है वो खाने के लिए है, नाक सांस के लिए। तो भगवान ने सेपरेट जब बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा, है ना। तो तुम्हारे यहाँ पे तो जो है म्यूकस होता है, म्यूकस एंड हेयर आर प्रेजेंट, म्यूकस एंड हेयर प्रेजेंट फॉर फिल्ट्रेशन, फॉरेन पार्टिकल्स को आने नहीं देंगे, है ना। बट मुंह में कुछ नहीं प्रेजेंट है, तो तुम्हें नाक से सांस लेनी चाहिए, ठीक है। बट अगर तुमने मुंह से सांस ले ली तो यू विल नॉट बी एबल टू फिल्टर आउट दोज पार्टिकल्स एंड यू कैन हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स विद इट, ठीक है। इट ऑल्सो ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। बाहर अगर बहुत ठंडी हो रही है ना, बाहर बहुत ठंड है, तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी ठंडी एयर नहीं आनी चाहिए, तो उसमें थोड़ा पानी मिक्स करके उसको बॉडी टेम्परेचर के आसपास लाके ही वो अंदर लेगी, ठीक है। तो ये जो कंडक्टिंग पैसेजेस के बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स को फिल्टर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है एयर को, और ह्यूमिडिफाई करना है एयर को, ठीक है। अब एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 between blood and atmospheric air. It is only the alveoli where the actual diffusion takes place between blood, and the actual exchange takes place only where the alveoli is situated. ऐसे मैंने तुमको बता दिया कि यहीं पे actual exchange होता है, ठीक है। The lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. लंग्स किस में सिचुएटेड होते हैं? एक चेम्बर में होता है। अगर तुमने ह्यूमन बॉडी को एक्चुअल में देखा है कभी, तो तुम जानते होगे कि ये जो है ये ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पे ये जो चेम्बर है इस एरिया में लंग्स सिचुएटेड हैं, और इसको बोला गया है कि ये एक एयर टाइट चेम्बर है। ये हमारा थोरैसिक चेम्बर है एंड इट इज़ कंसिडर्ड एन एयर टाइट चेम्बर, ठीक है। इट इज़ फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम। जो थोरैसिक चेम्बर है उसकी लाइनिंग्स क्या, उसका ये क्या है, बॉर्डर क्या है? तो थोरैसिक चेम्बर का अगर तुम्हें बॉर्डर देखना है तो डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली बाय द स्टर्नम। पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, पीछे की तरफ ऐसे वर्टिब्रल कॉलम रहता है, इसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, और आगे की तरफ हमारी स्टर्नम।